अस्सलाम वालेकुम। असम्बलियों की मुद्दत आज पूरी हो जाएगी। जैसे ही वज़ीर आज़म एडवाइस भेजेंगे सदर साहब को असम्बलियों की तहलील के हवाले से, या तो वो फौरी तौर पर उसको दस्तखत करके कबूल कर लेंगे, या उसकी दूसरी सूरत यह है कि 48 आवर्स अगर वो नहीं कबूल करते तो उसके बाद ख़ुद से वो मुद्दत पूरी हो जाएगी और असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी अपनी मुद्दत पूरी होने से एक रोज़ कबल। उससे नतीजतन 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात की जो शर्त है वो आयद हो जाती है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में क्योंकि सेंसस का भी नोटिफिकेशन हो चुका है, गज़ट नोटिफिकेशन, तो एक पेंडिंग इशू है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले 4 माह लगाएगा नई हल्का बंदियों के ऊपर और फिर उसके बाद 60 रोज़ या 90 रोज़ की शर्त का इतलाक़ होगा। उस हिसाब से ये मार्च 2024 के करीब नए इंतखाबात बनते हैं। मौजूदा असम्बलियों के ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन नया निगरान सेटअप ये कौन होगा, वज़ीर आज़म और कौन होंगे उसकी काबीना के लोग, उसके ऊपर अभी तक बहुत से नाम तो हैं लेकिन हतमी तौर पर अनाउंसमेंट अभी होना बाकी है। हमारी अभी तक की जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। बहुत से नाम सामने आते रहे लेकिन जलील अब्बास जिलानी साहब जो पाकिस्तान के साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा भी हैं, सेक्रेटरी ख़ारजा के बाद मार्च 2012 में सेक्रेटरी ख़ारजा बने थे और 1 साल तक रहे और उसके बाद अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे। मुख्तलिफ़ अमरीकी थिंक टैंक्स के साथ भी वाबस्तगी रही। भारत के अंदर भी वो पाकिस्तान के एक्टिंग हाई कमिश्नर रहे, भाई इनके सेक्रेटरी डिफेंस थे। और तसद्दुक़ जिलानी साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उनके साथ, और यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ, उनके साथ भी इनकी रिश्तेदारी मौजूद है। तो एक अच्छा इनका कैरियर मौजूद है, साफ़ सुथरा, और मुमकिन तौर पर वो अवलीन तरजीह बताए जाते हैं एज़ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। अभी जब तक नोटिफिकेशन ना हो जाए तो इसको हतमी तो नहीं कह सकते हम, लेकिन ये कह सकते हैं कि टॉप रनर है, टॉप ऑफ द लिस्ट है। उसके बाद बाकी लोगों के नाम आते हैं। काबीना के हवाले से भी इसी तरीके से फाइनेंस मिनिस्ट्री के भी कुछ उम्मीदवार हैं और इसी तरीके से डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स के भी कुछ लोग उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। वो नाम जैसे ही आएंगे तो उनके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा होता है इसमें, क्योंकि मुख्तसर मुद्दत के लिए हुकूमत आनी होती है, तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का और फाइनेंस मिनिस्टर का 2 लोगों का बहुत ही अहम रोल होता है। मौजूदा असम्बलियाँ जो है वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग उसके ऊपर सिनारियो, हम पूरे कई प्रोग्राम उसके ऊपर कर सकते हैं। जुलाई 2018 में इंतखाबात हुए, 25 जुलाई 2018। उससे पहले 1 साल 2017 में नवाज़ शरीफ की इक़्तिदार से रुखती, पनामा पेपर्स का इशू और सुप्रीम कोर्ट से उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले, और फिर 2014 वाले धरने, वो सारे मामलात अगर उससे जोड़ें तो ये एक बहुत लंबा अरेंजमेंट था जिससे पीपल्स पार्टी और नून लीग को इक़्तिदार से बाहर करना था और एक थर्ड पॉलिटिकल फोर्स को खड़ा करना था। ये इस्टेब्लिशमेंट का एक बनाया हुआ डिज़ाइन था जिसमें वो कहते थे कि ये जो बारियां लगी हुई हैं शरीफ और जरदारी के दरमियान, इसका ख़ात्मा होना चाहिए, जो मरूसी निज़ाम है उसका ख़ात्मा करना है। और एक पॉपुलर क्रिकेटर इमरान खान, उसको इस्टेब्लिशमेंट ने बैक किया। 2014 का जो धरना था मुकम्मल तौर पर बैकिंग थी इस्टेब्लिशमेंट की उस धरने को। वो सिलसिला चलता रहा। 2017 में नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन होती है, शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म बनते हैं, तो फिर यहाँ पर फैज़ाबाद के ऊपर धरना हो जाता है। वो धरनों वाला सिलसिला नहीं रुकता। 2018 के इंतखाबात के अंदर नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाइड थे और जेल के अंदर थे, उनकी साहबजादी मरियम भी जेल के अंदर थी। और पंजाब के अंदर इंतखाबी नताइज जो थे, बज़ाहिर नंबर्स के अंदर नून लीग को बरतरी हासिल थी। और इसी तरीके से कराची की जो सीटें थी 14, वो सरप्राइजिंगली प्लेट में रख कर, तासुर ये था कि वो पीटीआई को गिफ्ट कर दी गई। जो प्री इलेक्शन जोड़ तोड़ होता है वो तो हुआ ही, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सिंपल मेजॉरिटी हासिल नहीं थी। उसके लिए बाद में जहांगीर तरीन का हवाई जहाज़ और बहुत सारे लोगों के पैसे और इस्टेब्लिशमेंट की जो मदद थी, उसने वो काम कर दिखाया जो इलेक्शन के नताइज जो थे तमाम कोशिश के बावजूद नहीं कर सके थे। इमरान खान की सेम पेज की हाइब्रिड हुकूमत कायम हो गई। 3-3.5 साल इनका आपस में ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे। जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और इमरान खान लगता था कि दुनिया के तमाम फैसले इकट्ठे होकर करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। उस स्टेज तक जब DGISI की तब्दीली का मामला सामने नहीं आ गया, उस मौके के ऊपर आपस में रखना अंदाजी शुरू हो गई। एक स्टेज वो भी आई जब फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का मामला सामने आया। और टिपिकली मैं इस चीज़ को बहुत समझता हूँ कि फ़ौज के इदारे के लिए बड़ी नुकसानदेह चीज़ है कि एक आर्मी चीफ जो है अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए हुकूमत के साथ बातचीत या सौदेबाजी कर रहा होता है, उसका इदारा, फ़ौज का इदारा कमज़ोर हो जाता है और फ़ौज का जो चीफ़ है वो भी कमज़ोर हो जाता है। जनरल बाजवा ने वो बातचीत शुरू की और अभी जो रिसेंट इंटरव्यूज़ आए हैं उनको आप सामने रखें तो बदले के तौर पर उनको ऑफ़र किया गया कि अगर आप सपोर्ट करेंगे, गैर मशरूत हमायत करेंगे आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की, तो पंजाब की हुकूमत आपको दी जा सकती है। ये वो सूरत हाल थी जो 2018 के इंतखाबात के बाद भी शहबाज शरीफ को ऑफ़र तो की गई थी और बाद में उनको मिली नहीं थी और अभी भी नहीं मिली। एक्सटेंशन होगी आर्मी चीफ की लेकिन पंजाब हुकूमत उनको नहीं मिली।
जनरल फैज़ की DGISI के तौर पर तब्दीली के मौके के ऊपर इख्तलाफात इतने ऊपर गए और उसके बाद वाली सूरत हाल ये थी कि एक नई हुकूमत PDM की 10 अप्रैल 2022 को मार्ज़ वजूद में आ जाती है। तो इस्टेब्लिशमेंट का इस असम्बली के साथ एक तजर्बा नहीं था। पहला तजर्बा था इमरान खान को हुकूमत देना, दूसरा तजर्बा था इमरान खान को हुकूमत से निकालना क्योंकि वो आउट ऑफ फेवर हो गए थे, काबू से उनके बाहर हो गए थे, और फिर तीसरा तजर्बा था शहबाज शरीफ लेड PDM की हुकूमत। शहबाज शरीफ 1990 से उनके पसंदीदा थे, वो नवाज शरीफ से आते ही इख्तलाफात शुरू हो गए थे, तो उनका ऑल टाइम फेवरेट थे। पिछले 30 सालों से वो चाहते थे उनको हुकूमत दे दी जाए, और शहबाज शरीफ ने इस 16 माह के अंदर एक चीज़ ज़रूर साबित की है कि वो हर एक चीज़ का क्रेडिट आर्मी चीफ से शुरू करते हैं। जनरल बाजवा का शुक्रिया, मौजूदा आर्मी चीफ आसिम का बहुत शुक्रिया, और वो कहते हैं कि जैसे ही इन्होंने इक़्तिदार संभाला तो इन्होंने पाकिस्तान की तरक्की का जो मंसूबा था, रोड मैप, वो सामने रख दिया। तो मेरे तो फौरी तौर पर दिमाग में ये बात आती है कि एक आर्मी चीफ जिसने इक़्तिदार संभाला, जिसकी डोमेन एग्जेक्टिव को रन करना नहीं है, उसके ज़हन में तो पाकिस्तान की तरक्की का प्रोग्राम मौजूद है। तो वो पॉलिटिकल लीडर जो 40 साल 45 साल से पाकिस्तान में हुकूमत कर रहा है, अगर उसके ज़हन में वो खाका नहीं है तो फिर उसको हुकूमत में रहने का हक़ नहीं होना चाहिए। उसके पास हक़ होना चाहिए जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए और लोगों की फलाह के लिए सोच भी सके और उसके ऊपर अमल पैरा भी हो सके। 90 रोज़ के अंदर पुल बनाना प्राइम मिनिस्टर की क्वालिफ़िकेशन नहीं हो सकती, ये NHA के चेयरमैन की क्वालिफ़िकेशन तो हो सकती है। ये चीज़ें हमें इलेक्शंस के दौरान में इसके ऊपर बात भी करनी चाहिए और गौर भी करना चाहिए। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं उनसे इस पर बात भी करेंगे। स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाएँ शाह खावर साहब, मारूफ माहिर कानून है, हाफिज़ हमदुल्ला साहब तर्जमान है PDM के, और अकमा बुखारी साहिबा हैं PMLN से। सबको खुशामदीद कहता हूँ। शाह खावर साहब, पहले तो असम्बलियों की मुद्दत के हवाले से बता दीजिए, केयर टेकर्स का अब क्या तरीकाकार होगा? बज़ाहिर तो राजा रियाज साहब मना नहीं करेंगे, जो भी नाम सामने आया वो यस हो जाएगा, लेकिन अगर कोई इख्तलाफी मामला होता है तो फिर क्या होगा? देखिए, वो तो बड़ा क्लियर है इसके बारे में। अव्वल तो ये है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस अगर उनकी मशावरत से कोई नाम पे इत्तेफाक हो जाता है तो उसका तकर्रर सदर मुमलिकत कर देंगे, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और इसमें इम्कान ये लग रहा है कि शायद इनका पहले से कोई कंसेंसस डेवलप हुआ है, ये सिर्फ ज़ाब्ते की कार्रवाई जो है वो बाकी है। लेकिन एक चीज़ और भी हो सकती है कि अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपने आप को अगर 2 हफ्ते मज़ीद एक्सटेंशन देना चाहते हैं तो फिर शायद ये इत्तेफाक राय ना हो और मामला जो है फिर वो पार्लिमानी कमेटी में चला जाए, उसमें जो नाम जो दोनों तरफ से प्रपोज हों उनके सामने रख दिए जाएंगे। अगर वो भी मुत्तफिक ना हो तो फिर फाइनली इलेक्शन कमीशन, तो इसमें कुछ 14-15 दिन का फिर उन्हें 2 हफ्ते मिल जाएंगे और 2 हफ्ते और मिल सकते हैं। तो वो तो शायद वो जो तो एक आइनी और कानूनी तकाजा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कंसेंसस डेवलप हो चुका है। अब वो सिर्फ टाइम फ्रेम या इसका अगर वो अपने आप को किसी वजह से कुछ 14-15 दिन या 2 हफ्ते और रखना चाहते हैं तो वो प्रोलॉन्ग हो सकते हैं, अदरवाइज तो ये तो बिल्कुल रिटन ऑन द वॉल है। हाफिज़ साहब से पूछते हैं क्योंकि PDM का फैसला है। तो हाफिज़ साहब, हमने मुख्तलिफ पॉलिटिशियन से इस पे राय ली है, पीपल्स पार्टी के लोगों से पूछा, नून लीग के सीनियर लोगों से पूछा, आपकी जमात से वाबस्ता लोगों से भी पूछा। आपकी ज़बानी जानना चाहता हूँ, जलील अब्बास जिलानी साहब अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नजीम साहब। देखिए, आपको मालूम है कि केयर टेकर हुकूमत और उसकी क़ियादत और सरबराही निगरान और अबूरी वज़ीर आज़म करेंगे, और इस केयर टेकर हुकूमत पर आने वाला जो भी सियासी इस्तेहकाम और अदमी इस्तेहकाम, जमहूरी माशी इन्हिसार इन्हीं अबूरी हुकूमत पर है, बिलखुसूस आगे इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन तो बुनियादी ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन सहूलत जो देगी वो आपकी अबूरी हुकूमत देगी, उनकी निगरानी भी होगी। तो उसके लिए एक ऐसी शख्सियत का होना बहुत ज़रूरी था और ज़रूरी भी है, ताकि कौम को भी एतमाद हो और तमाम सियासी क़ुव्वतों का उस पर एतमाद हो, उसका एक ऐसा पस मंज़र हो जिस पर कोई अंगुली न उठ सके। तो जहाँ तक जिलानी साहब की बात है, जो मैंने सुना है, आपसे सुना, दूसरे दोस्तों से सुना, जो इसका पॉलिटिक्स में किसी भी पहलू की तरफ, किसी भी तराजू की किसी भी पड़े की तरफ उनकी वज़न नहीं है, ऐसे लोगों से मैंने सुना है, जिसका पॉलिटिक्स इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, या मीडिया से ताल्लुक़ है या किसी और शोबा ज़िंदगी से, जो भी उनको जानते हैं, मेरे ख़्याल में किसी ने भी कोई ऐसी
इस किस्म की तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार नहीं किया है, मनफी राय नहीं दी उनके मतलब, जिसकी वजह से उनकी शख्सियत मशकूक हो जाए। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छी बात है अगर कौम इस पर मुत्तफ़िक़ होती है, बिलखुसूस PDM की जमातें और तमाम इत्तेहादी जमातें, तो मेरे ख़्याल में इसमें कोई ज़ाती तौर पर हाफिज़ साहब की राय उनके लिए मुस्बत है। बिल्कुल, मैं अगर इस किस्म का आदमी मैं तो जानता नहीं हूँ, आपकी बात सुन के, दूसरे दोस्तों की बात सुन के अगर PDM की क़ियादत और तमाम इत्तेहादी जमातें मुत्तफ़िक़ होते हैं तो हाफिज़ अब्दुल्ला कौन है? बिल्कुल सही। मैं भी वैसे इंडोर्स करूँगा कि मेरे पर्सनली मैं उनको जानता हूँ और उनका एक अनब्लेमिश्ड करियर है, बहुत अच्छा उनका इंप्रेशन है। मेरा ख्याल है कि ही विल बी द बेस्ट चॉइस। बेस्ट चॉइस मेरा ख्याल। अज़मा बीबी से पूछते हैं। अज़मा बीबी, जो नाम आने शुरू हुए थे तो इसहाक डार का नाम था, फिर शाइफ खाकान अब्बासी का नाम था, इवन मिफ्ता इस्माइल का नाम था। अभी भी मैं चाहूँगा कि आपको केयर टेकर के तौर पर मिफ्ता को कंसिडर करना चाहिए ताकि एक कंटिन्यूशन जो प्रोसेस है उसकी रहे, बजाय ये कि आप किसी को इंपोर्ट करें। लेकिन सबसे पहले जिलानी साहब, उनके मुतल्लिक नून लीग की क्या राय है? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मैं अब नून लीग की राय तो शायद अभी तरह क्लियरली आपसे ना डिस्कस कर सकूं, लेकिन जो एक अमूमी राय है उनके बारे में वो ये मौजूद है। वो नून लीग के दौर में भी, पीपल्स पार्टी के दौर में भी वो सर्व कर चुके हैं। वो एक अच्छा नाम सोसाइटी के अंदर भी और काबिलियत के हवाले से भी लिया जाता है। सो अगर वो हो तो अच्छी बात है और अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान के जो आने वाली इलेक्शंस हैं उसके अंदर निगरान वज़ीर आज़म अगर बनते हैं तो वो उसको अच्छे तरीके से आगे लेके चल सके। सो लेकिन ये है कि इसमें सिर्फ नून लीग की राय उस तरह से जो है वो नहीं है। तमाम इत्तेहादी जमातें जो हैं उन्होंने मिलकर एक नाम के ऊपर इत्तफाक करना है। सो देखते हैं आखिर ये कुर्रा जो है वो किसके नाम पे निकलता है। अच्छा, उनका नाम पीपल्स पार्टी की तरफ से तजवीज़ किया जा रहा है, तो आप अगर नून लीग उनके ऊपर इतराज़ नहीं उठाती और इंडोर्स कर देती है तो JUI भी बज़ाहिर उसको सपोर्ट दी है, मौलाना फजल रहमान ने भी उस नाम को, तो ये नाम आगे चला जाएगा। राजा रियाज साहब मोहर लगाएंगे उसको हैप्पीली, क्योंकि उनसे भी किसी ने पूछा है रिपोर्टर्स ने, तो उन्होंने कहा है कि येस दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो मेरे ख्याल में ब्रॉडर कंसेंसस नज़र आता है। नाम और भी हैं फहरिस्त में, लेकिन बज़ाहिर मेरा तासुर ये है कि उनके नाम के ऊपर कंसेंसस नज़र आ रहा है अभी तक। देखिए मलिक साहब, हम वो पार्टी नहीं है कि ये नाम किसी और तरफ से आया है तो अब हमें इसके ऊपर अफड़ डाल के बैठ जाए। अगर नाम किसी भी तरफ से आया है और अगर वो रीज़नेबल है और अगर वो जो है वो ऐसा नाम है कि जिसके ऊपर तमाम लोग मुत्तफ़िक हो सकते हैं, निगरान वज़ीर आज़म वही बनता है। चूँकि किसी एक नाम के ऊपर, पाकिस्तान में जितनी पोलराइजेशन है इस वक्त सोसाइटी के अंदर, किसी एक नाम पे जो है वो मुत्तफ़िक होना बहुत अनहोनी बात होती है। लेकिन जिसके ऊपर भी नाम पे मुत्तफ़िक हुआ जाएगा, मैं समझती हूँ कि वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी होगा इन हालात के अंदर, कि जिसके ऊपर सब मुत्तफ़िक होंगे और जो है वो उनको ये ओहदा सौंप दिया जाएगा। तो नाम कहीं से भी आए, हम पाकिस्तान के लिए सोचते हैं। ये छोटी छोटी बातों के ऊपर PMLN इतना वक्त ज़ाया नहीं करती। अच्छा अज़मा, एक सबसे बड़ा जो होता है प्राइम मिनिस्टर के बाद इस वक्त वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का, सबसे ज़्यादा जो नाजुक सूरत हाल है पाकिस्तान की, जिसकी वजह से हुकूमतें बनती गिरती हैं, आपस में इख्तलाफात पैदा होते हैं, नाकामी की वजह से वोट बैंक पे असर पड़ता है, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री है। फाइनेंस मिनिस्ट्री कौन चलाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्या इम्पोर्ट किया जाएगा किसी को, IMF का फॉर्मर एम्प्लॉई हम रखेंगे, या कोई लोकल मुकामी जो शख्सियत है किसी पार्टी से या वैसे किसी इकॉनमिस्ट को चुना जाएगा? देखिए, अगर आप मेरी अपनी ज़ाती राय भी पूछें तो मैं नहीं समझती कि हमें किसी को इंपोर्ट करने की ज़रूरत है। या जो पहले इंपोर्ट करके लाए गए थे उन्होंने कौन से मतलब झंडे गाड़ दिए थे, या जिन्होंने बहुत को पाकिस्तान के लिए जो है वो मार के सर अंजाम दिए थे, वो बैग उठा के आते थे, उसके बाद अपनी चंद दिन की नौकरी की और उसके बाद वापस चले जाते थे। तो मुझे नहीं लगता, और मैं खुद ज़ाती तौर पर नहीं समझती कि हमें किसी को बाहर से लाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे अच्छे ब्रेन्स हैं जो पाकिस्तान की माशी हालत बहुत तकलीफदेह है, बहुत परेशान कुन है, लेकिन उन हालात के अंदर जो है वो काम कर सकते हैं, बेहतर तौर पर डिलीवर कर सकते हैं, जो 2 भी 3 4 महीने 5 महीने का टाइम उनको मिलेगा। सो इसलिए मैं होपफुल हूँ कि पाकिस्तानी एक लोकल पाकिस्तानी जो है उसी को ये मनसब मिलना चाहिए। रहता है इसी ज़मीन पे और यहीं उसका बाल बच्चा पलता और यहीं उसने दफन होना, जिसके स्टेक्स इस ज़मीन के साथ हो। एक चीज़ शाह खबर साहब, अभी इन्होंने कहा कि 4-5 माह की हुकूमत है, मैं इसके ऊपर मेरे काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 3 माह का टाइम बनता है अगर आप वक्त से पहले चाहे 24 घंटे पहले डिज़ोल्व कर दें। इन्होंने कमाल ये किया है कि 30 अप्रैल का सेंसस होया हुआ है, अभी आके उसको गज़ट नोटिफिकेशन कर दिया। तो ये इंटेंशनली एक ऐसी मूव की है कि इंतखाबात मार्च 2024 में जा गिरे। मेरा ख्याल है ये बाय डिज़ाइन हो सकता है, बाय कैलकुलेशन हो सकता है। मैं उसकी वजह मेरी वजह उसकी वजह ये है, मेरा ज़ाती ख्याल है, अगर ये बोनाफाइडी है तो शायद इसलिए कि अभी बहुत सारे जो
फॉरेन से जो आ रही हैं आपको इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, उसकी शायद कंटिन्यूटी के लिए और उसके लिए इनका ये कैलकुलेशन है कि ये जितना मैक्सिमम टाइम मिल जाए उसमें ये होगा कि इकनॉमिक रिवाइवल आ जाएगा और आइंदा आने वाली हुकूमत जो है उसके लिए इतनी मुश्किलात नहीं होंगी। अब देखें ना, IMF का भी एक पैकेज है, वो भी इसी दौरान कंप्लीट होना है, और इसी दौरान अभी आप इलेक्शन एक्ट में एक तरमीम हुई है जिसमें मुआशी मामलात में जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट को ज़्यादा एम्पावर कर दिया गया। तो मैं इसको नेगेटिवली नहीं ले रहा, मैं समझता हूँ कि अगर उनकी ये मूव है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल मूव है, उसमें कोई ऐसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैं समझता हूँ कि ये सर वैसे केयर टेकर्स इकॉनमी को स्टेबलाइज नहीं कर सकते, ये मैं बताऊँ आपको। देखें ना, अब आईनी तकाजा अब ये है कि जब सेंसस जब अगर नोटिफाई हो जाए तो फिर उसके बाद जो नेशनल असम्बली की सीटें जो एलोकेशन होनी है सूबों को और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी को, वो आबादी के तनासब से होनी है, और आबादी का तनासब जो है सर नंबर ऑफ सीट्स तो नहीं चेंज कर सकते ना? नहीं, डीलिमिटेशंस तो होनी है, डीलिमिटेशन तो करेंगे लेकिन सीट सेम रहेंगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक आईनी तकाजा है, वो तकरीबन उसमें 120 डेज लगते हैं, 4 माह उसके बाद जो है फिर इलेक्शन प्रोसेस में भी जो है वो 54 रोज का, वो बिल्कुल तो 6 माह का पूरा मुद्दत बन जाती है ना। मेरा ख्याल है कि ये फिर आईनी तौर पे तो इसकी गुंजाइश मौजूद है, ये हो जाएगा। हाफिज अब्दुल्ला साहब, अभी शाह खबर साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग मैं दोबारा आता हूँ आपकी तरफ मैडम, अभी शाह खबर साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक सिनारियो दिया। उन्होंने कहा अगर इत्तेफाक राय नहीं होता प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन के दरमियान में, तो फिर वो स्टैंडिंग कमेटी के पास चला जाएगा, फिर भी नहीं होता तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चला जाएगा। तो इस तरह शहबाज शरीफ साहब को 2 हफ्ते और मिल सकते हैं। तो बाज़ लोगों की ख्याल ये है कि ये 14 अगस्त गुजार के जाएंगे शहबाज शरीफ साहब, क्या ये राय दुरुस्त है? मेरे ख्याल में जो फैसला हुआ है वो तो यही है जो आज की बात हो रही है, क्योंकि आज उन्होंने काबीना का अलविदाई इजलास भी किया और कैबिनेट से खिताब भी की। असम्बली डिज़ोल्व करके भी वो रह सकते हैं होते। हाँ, वो सही है आपकी बात, लेकिन मैं मुनासिब यही समझता हूँ कि ना रहे। हाँ, मैं मुनासिब यही समझता हूँ कि वो ना रहे। सही, बस इस प्रोसेस को ख़त्म किया जाए। और जहाँ तक अपोजिशन लीडर की बात है, मेरा अंदाज़ा तो यही है कि अपोजिशन लीडर और मियाँ शहबाज शरीफ साहब मुत्तफ़िक होंगे नाम पर, कोई इख्तिलाफ नहीं आएगी। और ये मसला पार्लिमानी कमेटी की तरफ मेरे ज़ाती राय ये है कि ये नहीं जा सकेगी, ये यहाँ ही ख़त्म हो। ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारी अभी तक की इतलात यही है कि ब्रॉडली कंसेंसस है एक नाम के ऊपर, एक फॉर्मल मीटिंग करेंगे और उसके बाद मैं कहता हूँ PDM में तकरीबन 13 जमातें हैं। जब ये 13 जमातें मुत्तफ़िक हो जाती है किसी नाम पर, तो मेरे ख़्याल में अपोजिशन लीडर के साथ जो जमातें हैं वो भी इख्तिलाफ नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ फिर ये जो नाम सामने आ रहा है, मैं तो एक और नाम लिया जा रहा है हफीज़ शेख का, मैं तो कहता हूँ कि हफीज़ शेख से तो ये जिलानी अगरचे मैं नहीं जानता हूँ 100 गुना बेहतर है। ये क्योंकि वो कौन है, कहाँ का, हर बार हमारे यहाँ जो वज़ीर आज़म बनता है मुफ्त में, वहाँ के यहाँ से जैसे ही फारग हो जाते हैं 24 घंटे के अंदर बंग बसरे उठा के वापस चले जाते हैं। मसला ये नहीं है, मसला वो आदमी होना चाहिए जिसको आपकी कौम का फ़िक्र हो, आपके रियासत का फिक्र हो, लेकिन फिक्र उसको मरना इधर ही हो। वो एहसास वो कर सकता है जो आम आदमी को वो देखता भी है, उनकी गुर्बत को भी अपने आंखों से देखता है कि ये क्या सूरत हाल है। तो वो पाकिस्तान के लिए वो काम करेगा जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए एक मजबूत तामीर के लिए बुनियादी दे सके। वो इलेक्शन है, एक साफ और शफाफ इलेक्शन, तो उसके लिए इस किस्म का आदमी ज़रूरी है। और जब 13 सियासी जमातें उसकी पुष्ट पर खड़ी हो और तमाम इदारे खड़ी हो, तो मेरे ख्याल में एक मजबूत मुस्तकबिल हमें दे सकते हैं। अज़मा, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं इस पर? जी, मैं आपकी वो जो पिछला सवाल आपने किया था और आपने कहा शायद हमने जो है वो सेंसस को डिले किया है, ऐसा नहीं है सर। आपको याद होगा कि कराची की ख़ास तौर पर आबादी के मामले पर बहुत बड़ा झगड़ा था MQM और पीपल्स पार्टी के बीच में, और उसके ऊपर उन्होंने बहुत लड़ाई झगड़ा क्रिएट किया। उन्होंने कहा हमारी आबादी पूरी नहीं गिनी गई है। उसके जमात इस्लामी भी शामिल हुई, कराची की बहुत सारी और जमातें भी शामिल हुई। सो उसके हवाले से इनको 2 दफ़ा एक्सटेंशन मिली, जो है वो सेंसस को आगे बढ़ाया गया। सो ये इस वजह से हुआ, इसमें हमारे डिज़ाइन वाली ना कोई बात है, ना इस बारे में सोचा जा सकता है। हम तो पिछले 3 महीने से, बल्कि उससे ज़्यादा से जो है वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। हमारे तो जो है वो कैंडिडेट्स के बारे में जो है वो होमवर्क हो चुके हैं, तो हम तो इलेक्शन के लिए तैयार बैठे हैं। हम इससे आगे क्यों जाना चाहेंगे? लेकिन पाकिस्तान एक फेडरेशन है,
पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सूबे हैं, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, और 2018 की तरह कोई एक जो RTS बैठा हुआ इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान के लिए किसी हल नहीं निकाल सकता। सो पाकिस्तान का जो अगला इलेक्शन है आने वाला, वो एक आधे अगर महीने डेढ़ की ताखीर से भी हो, लेकिन यह है कि साफ शफाफ हो, हर पॉलिटिकल पार्टी का उसके ऊपर एतमाद हो, तो उससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। और इसके लिए जो है मैं समझती हूँ कि ये अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर देखिए, उनके पास 120 दिन है, हो सकता है वो 90 दिन के अंदर कर लें, और 90 दिन के अंदर करने के बाद जो है वो 2 महीने का जो है वो शेड्यूल दे दें। सो इसलिए हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की इलेक्शंस जो हैं, आने वाले इलेक्शंस जो है वही पाकिस्तान का मुकद्दर है, वो बहुत जल्द अपने टाइम के करीब करीब होंगे इंशाल्लाह। मैं एक चीज़ वजाहत कर दूँ, मैंने ये नहीं कहा कि ये बाय डिज़ाइन सेंसस डिले हुआ है। देखिए बात ये है कि ये बिल्कुल बाय डिज़ाइन हो सकता है कि अगर आप काउंसिल ऑफ CCI की मीटिंग में अगर ये जो डिजिटल सेंसस है उसको नोटिफाई ना करते तो फिर तो पिछली मरदमशुमारी के उस पे बुनियाद पे ही होना था। सर शाह खबर साहब आपने कहा ही नहीं कहा, मेरी अपना राय ये है कि ये बाय डिजाइन किया गया है। CCI को डिलेड मीटिंग और डिलेड नोटिफिकेशन, ये काम 2 माह पहले हो सकता था। स्पेकुलेशंस हो रही थी कि ये डिपेंड करता है कि वो जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स ने एक्सटेंड होना है तो वो CCI की मीटिंग की जो है फैसले के नतीजे में ये रीजनिंग हो जाएगी ना, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, 254 का सहारा लेंगे। मैं ब्रेक ले लूँ सर, ब्रेक से वापसी पे करिएगा बात, हमारे साथ रहिएगा जी। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इमरान खान इस वक्त जेल में है। गुज़श्ता इंतखाबात के वक्त नवाज़ शरीफ जेल के अंदर थे। क्या ये तरीक़ाकार दुरुस्त है कि वज़राए आज़म को जेल में बंद करके और नाअहल करके नवाज़ शरीफ को पिछले इंतखाबात से पहले लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है, वो भी एक पेंडिंग मामला भी हल होना है। अभी इमरान खान को 5 साल के लिए नाअहली मिली और वो जेल के अंदर है। शाह खबर साहब आपसे स्टार्ट करूँगा, जो उनका फ़ैसला है, बाज़ लोग कहते हैं कि वो फॉर्म B की डिक्लेरेशन नहीं है, इसलिए ये तो उनको सज़ा मिलनी थी, लेकिन क्या इससे कोई मुनासिब तरीका भी हो सकता था या उनको सीधा अटक जेल में बंद करना चाहिए था? देखिए मैं आपको बताऊं कि हर चीज़ का मैं समझता हूं कि ये टोटली कानूनी और मेरिट बेस्ड नहीं होती है केसेस। ये जैसे मियां नवाज शरीफ साहब को भी नॉन सीट किया गया था या उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था, वो भी कोई मेरिट्स पे नहीं था, पॉलिटिकल डिसीजन था और कहीं से हुआ था डिसीजन। आप कहते हैं कि वो सियासी फैसला था और कहीं और से किया गया था। और मैं आपको ये भी बताऊं, बड़े बरमला अंदाज में कहूं कि ये भी रिटन ऑन द वॉल था। देखिए ये पॉलिटिकल पार्टी, ये जो एक्ट है 2017, सर आपकी मैं टर्म की वजाहत चाहूंगा। नवाज शरीफ का केस आपने कहा कि फैसला कहीं से और से किया गया था। देखिए हम क्यों इस पे इमरान खान का, लेकिन आप कह रहे हैं राइटिंग ऑन दी वॉल था, क्या ये भी कहीं और से राइटिंग ऑन दी वॉल था? नहीं, मतलब कि ये होना था। उसकी वजह मैं आपको बताऊं कि जो इलेक्शन एक्ट है उसमें ये जो दफ़ा है करप्ट प्रैक्टिसेस की, ये अभी भी थी और ये 2002 का जो पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर था उसमें भी थी कि अगर आपने फॉर्म B जो है उसमें मिस डिक्लेरेशन किया है तो इट विल अमाउंट टू एन ऑफेंस अंडर द करप्ट प्रैक्टिस, और उस पर इलेक्शन कमीशन जो है वो भेज देगा इस्तगासा, जो कि सेशन कोर्ट में ट्रायल होगा और उसकी सज़ा 3 साल। ये पहली दफ़ा हुआ है कि ये करप्ट प्रैक्टिस का। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक उनको जज हुमायूं दिलावर को सुन लेना चाहिए था 2-4 दिन लगा के। ये मैं आपको बात, जो ठप्पे लगा के वो गए हैं ना, वो तरीकाकार से हेस से मैं आपको बताऊं, जहाँ तक, क्योंकि मैं स्टूडेंट ऑफ लॉ हूँ, हम केसेस करते रहते हैं, मेरा शुरू दिन से ये एक मौक़िफ़ था कि ये जो तोशा खाना वाला केस है, ये जो करप्ट प्रैक्टिसेस का केस है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है अगेंस्ट इमरान खान। You still believe that it's a strong case? It was a strong case. There's no doubt in it. जहाँ तक उसके मेरिट का ताल्लुक है, देखिए उस पर कोई ज़्यादा इस्तगासा की गवाहियों की ज़रूरत नहीं थी, हर चीज़ रिकॉर्डेड थी। और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट था 342 का, जो कि मुल्ज़िम का स्टेटमेंट होता है, उसमें उन्होंने डिनाई नहीं किया था। ठीक, पोजीशन तो उनके लॉयर ने थ्रूआउट ये लिए कि टैक्स अथॉरिटीज में डिक्लेयर किया हुआ है। ये बात वो एक प्रॉब्लमैटिक पोजीशन में यही था कि हमने जो FBR में रिटर्न्स हैं उसमें हमने डिक्लेयर किया हुआ था, इसमें नहीं किया हुआ था। लेकिन चूंकि इसमें एक रिक्वायरमेंट है कि आपने अगर यहाँ पे मिस डिक्लेयर किया तो यू आर एक्सपोज टू दी पनिशमेंट ऑफ द करप्ट प्रैक्टिस, वो तो बिल्कुल एक वाज़ेह थी। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, जहाँ तक उनको ड्यू प्रोसेस देने का ताल्लुक था, उनको डिफेंस की शहादतें गुजारने का जो हक था, वो बिल्कुल मैं कहता हूँ मौजूद था। और मैं ये कहता हूँ कि कोई आसमान ना टूट पड़ता कि अगर उनको जो शहादत की सफाई, अगर वो रेलेवेंट थे या नहीं थे, 2 दिन सुन लेते,
उनको सुन लेते 2 दिन, मैं कहता हूँ 15 दिन उसको। लेकिन अब आपको एक सवाल और बता दें, फिर मैं हाफिज साहब से पूछता हूँ। अब उनको सजा हुई है, हाई कोर्ट के सामने केस है, हाई कोर्ट ये तो कर सकती है कि दोबारा उनका मामला सुन ले कि ये स्टेट वे उनकी सस्पेंड कर देगी? नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए अब अपील उनकी फाइल हो चुकी है, अपील तो एज अ मैटर ऑफ राइट एडमिट हो जाती है, नोटिस हो जाता है। असल मसला है उनकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का एक मुसलमा उसूल ये है कि उसमें अगर लेसर पनिशमेंट हो, और 3 साल की जो पनिशमेंट होती है वो लेसर पनिशमेंट होती है, और उसमें रूटीन में हाई कोर्ट्स जो है वो कन्विक्शन सस्पेंड कर देते हैं और उसको ज़मानत पे रिहा कर देते हैं। तो ये तो मेरे लिए कोई अचंभे की बात नहीं होगी, क्योंकि उनकी जो 426 की सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की जो दरख्वास्त है उस पर नोटिस जारी हो चुका है, और वो कम अज़ कम 10, 12 या 15 दिन के अंदर अंदर वो तारीख मुकर्रर हो जाएगी। और वो जो पहले नज़ायर मौजूद हैं लेसर पनिशमेंट के कॉन्सेप्ट पे, मोस्ट प्रोबेबली वो उनकी जो है पनिशमेंट जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन रहेगी। वो बिल्कुल रहेगी, क्योंकि वो कन्विक्शन सस्पेंड हो रही है, वो सेट असाइड नहीं हो रही, चूंकि अपील जो है वो अपने नंबर पे आएगी। अपील चूंकि उस जो नंबर लगा हुआ है, मतलब है कि अभी उनकी डिस्क्वालिफिकेशन वाला जो स्टिग्मा है वो इलेक्शन में जाते वक्त वो रहेगा, वो तब ही पूरा हो सकता है। जैसे आप बात कर रहे हैं कि अगर फर्ज करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब भी ये केस लगा, 1 साल बाद लगता है, 6 महीने के बाद लगता है, जब भी लगता है, और वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि जजमेंट में कुछ फ्लॉज हैं, वो उसको सेट असाइड करके दोबारा रिमांड कर सकते हैं, या बरी भी कर सकते हैं, या कन्विक्शन को मेंटेन भी रख सकते हैं। लेकिन अगर वो बरी होंगे तब उनमें से जो स्टिग्मा है नाअहलियत का वो खत्म होगा, तब खत्म होगा। एंड इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से बाकी मेहमानों से बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज़मा बीबी, अगर इंतखाबी मैदान सजने वाला है तो नवाज शरीफ की वापसी, सबसे पहला सवाल तो आपसे वही करना चाहिए कि वो कब होगी? कुछ दिनों की बात है जी, और मैं तो अभी मतलब कोई डेट तो नहीं अनाउंस ना हुई है ना मैं कर सकती हूँ, लेकिन ये बात मैं बहुत वसूख से और यकीन से कह सकती हूँ कि उनकी वापसी अब कुछ दिनों की बात है। बहुत सारे लोग पहले क्यासराई करते थे कि 14 अगस्त को वो यहाँ होंगे, अब लोग कहते हैं कि नहीं सितंबर में होंगे, और इंतखाबात अगर मार्च तक जाने हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल है कि वो जल्दी आएंगे, फिर वो इंतज़ार करके आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, और वो कतई तौर पर एक भी दिन इंतज़ार करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो ज़ाहिर है उनको किस वक्त किस मौके पर, और फिर ये है कि हम तो खैर उनकी तैयारी एज ए तंजीमी तौर पर हम उनके आने की तैयारियां तो कर ही रहे थे, लेकिन जो है ये हुकूमत ख़त्म होने के बाद जो प्रेसिडेंट है हमारी पार्टी के शहबाज शरीफ साहब भी, वो भी पूरी उनकी जो कैबिनेट है वो भी जो है वो इसके साथ हमारे साथ शामिल होगी। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ऑलरेडी जो है वो उनके इस्तकबाल की तैयारियों को जो है वो हतमी शक्ल दे रही हैं। सो ये अनाउंसमेंट बाकी है, बाकी हम अपना काम कर रहे हैं जी। आज हम देख रहे थे आप खड़ी थी मरियम के साथ, और वो कुछ कप्स थे, कुछ बैजेस थे, तो ये क्या उसी सिलसिले की तैयारी है कि आपने उनको वेलकम करना है लाहौर के हवाई अड्डे पे? यस, बिल्कुल ऐसा ही है, और हमने बहुत सारे प्लान किए हैं। मियाँ साहब के आने का एक बहुत बड़ा इस्तकबाल होगा ये, और मैं ये तो नहीं कहना चाहती कि वो 86 को बीट करेगा या वो क्या होगा, और मुझे शेख चिली बनने का शौक़ नहीं है, लेकिन वो इतना बड़ा इस्तकबाल होगा कि वो पूरी दुनिया भी देखेगी, आपकी मीडिया की जो है वो स्क्रीन्स भी उसको दिखाएंगी, और ये आपको अब उन्हें वापस बुला लेना चाहिए 14 अगस्त को, चाहे उन्हें महीना जेल में गुजारना पड़े, आपको उन्हें वापस बुला लेना चाहिए। वो नहीं, वो कौन सा जेल से पहले होके नहीं गए मलिक साहब, उन्होंने डे टू डे हेयरिंग्स भुगती हुई हैं, उनके ऊपर मॉनिटरिंग जज लगा हुआ था। और अभी जो आप मौजना कर रहे थे मियाँ साहब का और इमरान खान के केस का, कतई तौर पर नामुनासिब तकाबली जायज़ा है। मियाँ साहब को बेटे से तनख्वाह ना लेने के लिए एसेट की डेफिनेशन जो है वो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी से निकालनी पड़ी थी। यहाँ पर मौसूफ जो है वो अगर ख्याली तनख्वाह पे जो है एक वज़ीर आज़म जो है वो नाहल हुआ था, तो यहाँ पर तो उसने खुद माना है कि वो उसने डिक्लेयर नहीं किया। और क्यों नहीं किया था, इलेक्शन कमीशन का मैं सिर्फ ये याद करा दूं कि साकिब निसार के ही दौर के अंदर 2018 के इलेक्शन से पहले साकिब निसार ने जो हमारा फॉर्म होता है इलेक्शन कमीशन का, उसके साथ एक एफिडेविट जो है वो जमा कराने की भी शर्त रखी गई थी, और वो एफिडेविट बाकायदा तौर पर हर कैंडिडेट को अपने पेपर के साथ अनेक्स करना होता था कि जी अगर मैंने कोई चीज़ छुपाई या अगर कोई चीज़ जो है वो रह गई तो मैं जो है वो उसका जिम्मेदार होऊंगा और वो नाइली हो सकती है। वो हम सब एफिडेविट जो है वो जमा कराया था हमने
हमने 2018 के अंदर मौसूफ ने भी वो एफिडेविट जो है वो जमा कराया हुआ है, और ये मिस डिक्लेरेशन ऑन द फेस ऑफ इट है, कागजों के ऊपर है, ये ख्याली तनख्वाह पे जिसको मिस डिक्लेरेशन की सजा नहीं हुई, उसको बेटे से तनख्वाह लेने की सजा नहीं हुई, उसको तोहफे छुपाने की, और अभी ये तोहफे क्या क्या तोहफे छुपाए हैं, इसके अंदर कितनी बड़ी बेजाब्तियां हैं, इसमें कहाँ कहाँ मनी लॉन्ड्रिंग है, ये तो अभी नैब देख रही है। अभी नैब ने तोशा खाना वाला केस तो वो देख रही है, अभी ये सिर्फ मिस डिक्लेरेशन का केस है जो उसके ऊपर उसकी नाअहली साबित हुई है। हाफिज अब्दुल्ला साहब, इलेक्शंस आगे जाते नजर आते हैं आपको या वक्त में नजर आते हैं? देखिए, अगर आप मेरी राय पूछते हैं, जमीयत उलमा इस्लाम की राय पूछते हैं या PDM की राय पूछते हैं, ये सारे वो जमातें जो हमेशा उन्होंने जमहूरियत के लिए जंग लड़ी है, उनकी एक जद्दोजहद और तारीख़ है। इसमें बड़ी जमातें जैसे पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, इनकी एक ऐसी तारीख़ है जद्दोजहद जिससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि आइन ने जो वक्त हमें दिया है उस तकाज़े के मुताबिक 90 दिन के अंदर हो या 60 के, अभी तो 90 की बात है, तो उसी के अंदर हो। अगर फ़र्ज़ करे सेंसिस मरदमशुमारी की एक जुज़िया सामने आया, अगर इस सिलसिले में 1, 1.5, 2 महीने ताख़ीर होती है तो कोई परवाह नहीं, 4 माह होगी, 4 माह, लेकिन उसके बाद कम से कम, बल्कि ये ज़रूरी है, ये लाजमी है कि इंतखाबात अपने वक्त पर होनी चाहिए। इंतखाबात में किसी किस्म की ताख़ीरी हरबे को इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि जो जमातें PDM और इत्तेहाद हुकूमत में शामिल है, इन जमातों को स्टैंड करना चाहिए कि इंतखाबात अगर डिले होते हैं तो उनको निकलना चाहिए और उसका मुकाबला करना चाहिए। शाह खबर साहब, अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं तो सीधा पहले जेल जाएंगे या उन्हें प्रोटेक्टिव बेल मिलेगी? प्रोटेक्टिव बेल मिलती है अंडर ट्रायल केस में, जो केस पेंडिंग हो। तो मेरा तो ख्याल ये है कि कानूनन तो ये है कि वो जिस हैसियत से गए थे उसमें वापस जाएंगे, जेल जाएंगे पहले, लेकिन उसमें फिर एक बात ज़रूर है, वापसी पे सीधा जेल जाना पड़ेगा। बिल्कुल, वो अंडर अरेस्ट होंगे और उसके बाद उनकी जो अपील है वो पेंडिंग पड़ी हुई है, और उसमें एक ऑर्डर मौजूद है कि जब वो वापस आएंगे तो फिर वो उनकी अपील ओपन हो जाएगी। और मेरा ख्याल है कि उसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि वो अपील जो है वो मरियम के फैसले के बाद शायद हो सकता है इनको आसानी हो जाए अपने केस। मेरा ख्याल है काफ़ी आसानी है, काफ़ी आसानी हो जाएगी। शाह खबर साहब, हाफिज अब्दुल्ला साहब और अज़मा बुखारी, आप सबका आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।